तो कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। मैं मिस्टर एक्स आज आपके लिए एक ऐसी भयानक घटना लेकर आया हूं जिसे जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। आप लोग समझते होंगे कि जो तांत्रिकों की दुनिया है वह बहुत ही मज़ेदार दुनिया होगी और तांत्रिक जो चाहे वह कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी उनके साथ भी इतना भयानक हो सकता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, और उनकी इस गलती का परिणाम बाकी और लोगों को भी भुगतना पड़ता है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। अमावस्या की रात में जहां एक ओर अंधेरा छाया हुआ था, वहीं दूसरी ओर झारखंड के एक छोटे से गांव में लोगों की भीड़ से दूर पुराने खंडहर में एक तांत्रिक भैरवनाथ अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाए रो रहा था। पता नहीं उसे किस बात की ग्लानि थी, लेकिन वह अंदर से पूरी तरह से टूटा हुआ था। वह जिस खंडहर में था वह शायद कभी किसी का घर हुआ करता था। खंडहर के चारों तरफ बड़ी बड़ी घासें उग आई थीं। आसपास कुछ पेड़ भी थे जो उस घर को ढक रहे थे। तांत्रिक भैरवनाथ कुछ बेचैन भी था। वह उस खंडहर बने घर के कमरे में था जहां पर कुछ दीपकों की रोशनी हो रही थी। वहीं जमीन पर एक लाश भी थी जो कई जगह से नुची हुई थी। वो लाश 20 साल के व्यक्ति की थी। ऐसा लग रहा था किसी ने उस व्यक्ति को दर्दनाक मौत दी है। भैरवनाथ जैसे ही उस लाश को देखता उससे चिपक जाता है और रोने लगता है। भैरवनाथ रोते हुए कहता है, हे भगवान, तूने मेरे बेटे को मुझसे दूर क्यों किया? एकांश बेटा उठ। बेटा, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तू ही तो मेरा सब कुछ था। तू ऐसे मुझे नहीं छोड़ सकता। भैरवनाथ की आंखें बंद थीं और उसके सामने वो सारे दृश्य आ रहे थे जो कुछ देर पहले उसके बेटे के साथ घटे थे। वह अपनी साधना में बैठा था। उसका बेटा ठीक उसके सामने ही था। भैरवनाथ मंत्रों का जाप कर रहा था। तभी सामने जलती हुई अग्नि से 2 आकृतियां निकलती हैं जो किसी जानवर के जैसे प्रतीत होती हैं, लेकिन जैसे ही अग्नि का वो हिस्सा अग्नि से अलग होता है, वो आकृतियां मानव का रूप ले लेती हैं। फिर अचानक वे दोनों आकृतियां एकांश के दोनों कंधों पर बैठ जाती हैं। कंधे पर बैठते ही एकांश को भारीपन महसूस होता है और वह पीछे की ओर गिर जाता है। भैरवनाथ यह देखकर थोड़ा घबरा तो गया था, लेकिन उसने अपने जाप को रोका नहीं था। वह अभी भी अपनी साधना कर रहा था। तभी अचानक आग की बनी हुई 2 आकृतियां एक राक्षस जैसा रूप लेती है और एकांश को नोचने लगती हैं। भैरवनाथ अपनी साधना रोक देता है और चिल्लाता है, नहीं, रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा मत करो। लेकिन वो 2 आकृतियां भैरवनाथ की एक नहीं सुनती और कुछ सेकंड्स में ही एकांश के शरीर को बुरी तरह नोचकर उसे मार देती हैं। यह सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि भैरवनाथ कुछ कर भी नहीं पाता। वह अपने सामने ही अपने बेटे को मरता हुआ देखता रह जाता है। यह सब कुछ उसे किसी सपने के जैसा लग रहा था। एकांश को मारने के बाद वो 2 राक्षस जैसी आकृतियां वापस अग्नि में समाहित हो जाती हैं और फिर अग्नि अपने आप ही बुझ जाती है। अग्नि से बनी उस राख में तेज दुर्गंध भी आ रही थी जो काफी असहनीय थी, लेकिन भैरवनाथ के लिए वह दुर्गंध बहुत ही आम बात थी। वह काफी देर तक अपने बेटे को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बेटा मर चुका था। रोते रोते भैरवनाथ का बुरा हाल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटे को कैसे ठीक करे। भैरवनाथ अपने बेटे को अस्पताल लेकर जाना चाहता था, लेकिन उस इलाके में अस्पताल नहीं था। वह गांव से काफी दूर था। हालांकि कुछ समय बाद गांव में सरकारी अस्पताल बनने वाला था और उसकी तैयारी भी चल रही थी। अब ऐसे में भैरवनाथ को समझ नहीं आता कि वह अपने बेटे को जल्द से जल्द कैसे बचाएं। तब उसे याद आता है कि वह एक ऐसी साधना भी जानता है जिसमें मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है। बस शर्त यह होनी चाहिए कि मौत के केवल 7 घंटे बाद ही उसके साथ एक काली शक्तियों की साधना की जाए। 7 घंटे बाद उस व्यक्ति को दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। वैसे तो भैरवनाथ ने वो साधना अपनी जिंदगी में कभी नहीं की थी, लेकिन उसने इसके बारे में अपने गुरुओं से सुना था और किताबों में भी पढ़ा था। वह जल्दी से दूसरे कमरे में जाता है जहां पर उसने अपने बहुत सारे शास्त्र और किताबें रखी थीं। भैरवनाथ जल्दी से किताब से वह काली साधना ढूंढता है। उस साधना को ढूंढने में ही उसे लगभग 1 घंटा लग चुका था। वह उस साधना को अच्छी तरह पढ़ता है और मन में फैसला करता है कि वह जल्द से जल्द
अपने बेटे को दोबारा जिंदा करेगा। भैरवनाथ अपने आप को हिम्मत देता है और दोबारा से साधना की सब तैयारी करता है। धीरे धीरे रात का अंधेरा छंटता जा रहा था और फिर भैरवनाथ सूरज की पहली किरण के साथ अपने बेटे के शव को एक चक्र के अंदर रखकर उसके साथ साधना शुरू करता है। भैरवनाथ ने एक बड़ा सा चक्र खींचा था और उसमें आग जलाई थी और उस जलती हुई आग के बीचों बीच अपने बेटे को लिटा दिया था। इसके बाद वह बताई गई साधना के अनुसार अपने बेटे के चारों ओर चक्कर लगाकर मंत्रों का जाप कर रहा था। वह शायद किसी शैतानी शक्ति का आवाहन कर रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। 7 चक्कर पूरे लगते ही भैरवनाथ अपने दाएं हाथ का थोड़ा सा खून निकालकर अपने बेटे के मुंह के अंदर डाल देता है। उसके बाद वह अपने बेटे के कान के करीब जाकर मंत्रों का उच्चारण करता है। वह 7 बार एकांश के कानों में वह मंत्र फूंकता है और फिर पीछे हट जाता है। धीरे धीरे चक्र में जलती हुई आग भी बुझ जाती है और फिर एकांश में जान वापस आती है। वह झटके से अपनी आंखें खोलता है और सीधा उठकर बैठ जाता है। एकांश को इस तरह से अचानक उठता देख भैरवनाथ भी थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि ऐसी साधना उसने अपनी जिंदगी में पहली बार की थी और इस तरह से एक मुर्दे को जिंदा होता हुआ उसने पहली बार ही देखा था। वैसे तो एकांश का रंग काफी गोरा था, लेकिन जब वह दोबारा जिंदा हुआ था तब उसका चेहरा बिल्कुल स्याह हो चुका था और उसके जख्म बिल्कुल वैसे ही थे जैसे राक्षस ने दिए थे। देखने में वह किसी अजीब से राक्षस के जैसा ही लग रहा था। अगर कोई आम व्यक्ति उसे देखता तो शायद डर के मारे ही मर जाता। वह बेहद खतरनाक और डरावना लग रहा था। एकांश जैसे ही अपने पिताजी की ओर देखता है तो हल्के से मुस्कुराता है। अपने बेटे को वापस जिंदा देख भैरवनाथ भावुक हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है। अचानक एकांश अजीब तरह से सुगंध लेने लगता है। अचानक ही उसकी सांसें तेज होने लगती हैं। धीरे धीरे वह अपने आप को अपने पिता से अलग करता है, लेकिन अपने पिता के हाथ को अलग नहीं करता। भैरवनाथ ने जिस हाथ से काटकर खून निकाला था, एकांश उसी हाथ को सूंघते हुए उस जख्म तक जाता है जहां से खून निकाला था। वह भैरवनाथ की हथेली थी। एकांश हथेली को सूंघता है। उसे वह सुगंध बहुत ही मादक लगती है। वह हथेली से निकले बचे कुचे खून को चाटने लगता है। ये देखकर भैरवनाथ के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगती हैं और फिर देखते ही देखते एकांश अपने पिता के हाथ को अपने दांतों के बीच भर लेता है। लेकिन तभी भैरवनाथ अपने हाथ को पीछे कर लेता है और कहता है, एकांश, ये क्या कर रहे हो? एकांश घबराकर अपने पिता को देखता है। वह शांति के साथ अपनी नजरें नीचे कर लेता है, लेकिन भैरवनाथ समझ चुका था कि भले ही उसने अपने बेटे को जिंदा कर लिया है, लेकिन यह उसका वो बेटा नहीं है जो मौत से पहले था। उसे यह पता चल चुका था कि एक राक्षस बन चुका है। भैरवनाथ झारखंड के छोटे से और पिछड़े गांव कालीतला का रहने वाला एक नामी ग्रामी तांत्रिक, जो अपने कार्यों में काफी निपुण था। लोग अक्सर उसके पास अपनी बीमारियों और दुख तकलीफों को लेकर आते थे। अगर किसी को कोई भूत प्रेत की समस्या भी होती थी तो वह भैरवनाथ के पास ही आता था। न केवल कालीतला के लोगों के लिए भैरवनाथ किसी भगवान के समान था, बल्कि कालीतला के आसपास के गांव के लिए भी भैरवनाथ बहुत मायने रखता था। वैसे तो भैरवनाथ ने अपने रहने सहने का इंतजाम कालीतला के गांव में ही एक घर में कर रखा था, लेकिन फिर भी वह अपनी कुछ गुप्त साधनाएं गांव से दूर पड़े एक खंडहर में करता था, जो कभी पुराने जमाने में अंग्रेजों का कोई ऑफिस हुआ करता था या शायद उनका कोई घर या कोठी। अब वो खंडहर बन चुका है। ऐसे स्थान पर भैरवनाथ को अपनी साधना करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। भैरवनाथ का इकलौता बेटा एकांश ही उसका सहारा था। भैरवनाथ की पत्नी की मृत्यु एकांश के जन्म के समय हो गई थी, जिससे वह काफी टूट गया था। लेकिन एकांश के जन्म ने भैरवनाथ को जीने की नई राह दिखाई थी। एकांश के जन्म के बाद ही भैरवनाथ कई साधनाओं में निपुण हो चुका था और इसीलिए वह अपने बेटे से बहुत प्यार भी करता था। उसे ऐसा लगता था कि उसे जो भी शक्तियां प्राप्त हुई हैं अपने बेटे के जन्म की वजह से हुई है और अब बेटे की मृत्यु उससे सहन नहीं हुई। इसलिए उसने काली शक्तियों का आवाहन करके अपने बेटे को जिंदा कर लिया। अपने बेटे को जिंदा पाकर भैरवनाथ काफी खुश था।
वह उसे वापस गांव में ले जाना चाहता था, इसलिए भैरवनाथ उसके जख्मों को ठीक करना चाहता था, क्योंकि एकांश देखने में बहुत ही भयानक और बुरा लग रहा था। वैसे तो भैरवनाथ हर मोह माया से दूर था। उसे ना पैसे का लालच था, ना जिंदगी का मोह, लेकिन वह अपने बेटे से सबसे ज्यादा प्यार करता था और इसीलिए उसने सोचा कि वह अपने बेटे को अस्पताल लेकर जाएगा ताकि उसके जख्मों को भरवा सके। इससे पहले कि वह अपने बेटे को अस्पताल लेकर जाता, उसने अपने बेटे में एक तब्दीली महसूस की। भैरवनाथ को यह अंदाजा तो लग चुका था कि उसके बेटे को अब खून और मांस पसंद है, लेकिन वह अभी एकांश के असली रूप के बारे में नहीं जानता था। शाम का समय हो चुका था। भैरवनाथ अभी भी अपने घर नहीं लौटा था। वह अपने बेटे के साथ उसी खंडहर में था। उसका बेटा कहता है, पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। भैरवनाथ खंडहर में जाकर देखता है तो वहां कुछ भी नहीं था, क्योंकि वहां पर तो वो केवल साधना करने के लिए आया करता था। वह अपने बेटे से कहता है, मैं गांव से कुछ लेकर आता हूं, तुम तब तक यहीं रहना और इधर उधर मत जाना। भैरव इतना कहकर गांव की ओर चल देता है। जाते जाते रात हो जाती है। भैरवनाथ घर से थोड़ा बहुत खाना लेता है और वापस अपने बेटे के पास आता है तो देखता है कि खंडहर के बाहर बहुत सारा खून पड़ा है। खून को देखते ही भैरवनाथ का दिल दहल उठता है। उसके मन में बुरे ख्याल आने लगते हैं। उसके हाथ से खाने की पिन्नी नीचे छूट जाती है और वह भागता हुआ अंदर जाता है। उसे लगा था कि शायद उसके बेटे को कुछ हो गया है, लेकिन जैसे ही वह अपने बेटे को देखता है तो पाता है कि उसका बेटा एक बकरी को नोच नोच कर खा रहा है। वहीं दूसरी ओर जैसे ही एकांश की नजर अपने पिता पर पड़ती है, वह बिल्कुल शांत हो जाता है। उसके हाथ से मांस का टुकड़ा भी नीचे गिर जाता है। वह घबराकर खड़ा होता है और हकलाते हुए कहता है, पिताजी, पिताजी, मुझे भूख लगी थी, मैंने इसीलिए, मुझे बहुत भूख लगी थी। अब भैरवनाथ के मन में शंका की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती। वह जमीन पर बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों से अपने माथे को कसकर पकड़कर पीटने लगता है, क्योंकि उसे यह एहसास हो चुका था कि उसने जाने अनजाने में अपने बेटे को जिंदा कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। एकांश अपने पिता को ऐसा देखता है तो उसे थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन अगले ही पल जैसे ही उसकी नजर बकरी की लाश पर जाती है, वह दोबारा उस मांस को खाने लगता है। एकांश खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एकांश अब जो चीज बन चुका था उसे वह खुद भी नहीं बदल सकता था। भैरवनाथ जब दोबारा अपने बेटे की ओर देखता है तो बस अफसोस के साथ देखता ही रह जाता है। भैरवनाथ समझ चुका था कि अब वह अपने बेटे को समाज में नहीं ले जा सकता, लेकिन फिर भी उसके मन में तसल्ली थी कि चलो, उसका बेटा जिंदा तो है, उसकी आंखों के सामने तो है। इसीलिए वह फैसला करता है कि अब वह अपने बेटे के जख्मों को ठीक करने के लिए अस्पताल नहीं जाएगा, बल्कि वह अपने बेटे को हमेशा इसी खंडहर में रखेगा। लेकिन उसे यह डर था कि कहीं उसका बेटा किसी को नुकसान न पहुंचा दे, गांव के लोगों के जानवर ना खा जाएं। इसीलिए वह अपने बेटे को जंजीरों से बांधने का फैसला करता है और वह ऐसा ही करता है। वह अपने बेटे को तब खोल दिया करता था जब उसका पेट भरा रहता था या फिर जब वह खुद अपने बेटे के पास रहता था। हालांकि एकांश को इस तरह तकलीफ भी बहुत होती थी, लेकिन फिर भी वह क्या करता। वहीं दूसरी ओर भैरवनाथ अपने बेटे की भूख को समझ चुका था, इसलिए वह अपने बेटे के लिए कहीं ना कहीं से मांस का इंतजाम करता था और खाने में उसे मांस ही खिलाता था। कभी कभी रोटी सब्जी खिलाने की कोशिश की, लेकिन उससे एकांश का पेट नहीं भरता था। लगभग एक हफ्ते तक भैरवनाथ अपनी जिंदगी को इसी तरह जी रहा था। वहीं दूसरी ओर गांव में अस्पताल बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और अब वहां पर इंजीनियर रजत सोरेन पहुंच चुका था। उसके साथ उसकी पूरी टीम थी। वह गर्मियों के मौसम थे। रजत पश्चिम बंगाल से झारखंड के कालीतला आया था। वह अपनी पूरी टीम के साथ उस गांव में रुका हुआ था। मजदूरों ने वहां पर कैंप लगा रखे थे। अधिकतर मजदूर उसी गांव के थे। रजत भी अपने एक साथी मृदुल के साथ एक कैंप में बैठा था। वे लोग आपस में अस्पताल के नक्शे के बारे में बात कर रहे थे। साथ ही वह यह भी बात कर रहे थे कि यह एरिया भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, ऐसे में हमें नींव काफी मजबूत बनानी होगी।
तभी बाहर काम करते हुए एक मजदूर बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ ही देर में हो हल्ला होने लगता है। शोर सुनकर रजत और मृदुल भी बाहर जाते हैं। वे देखते हैं कि एक मजदूर बेहोश हो गया है। लोग उस मजदूर के मुंह पर पानी छिड़कते हैं, उसे पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे होश नहीं आता। तभी वहां मौजूद एक अन्य मजदूर कहता है, अरे ये तो कई दिनों से बीमार था, इसे क्या जरूरत थी यहां आने की। चलो इसे जल्दी से भैरवनाथ के पास लेकर चलो, वहीं इसका इलाज कर पाएगा। वहां मौजूद अन्य मजदूर बेहोश मजदूर को उठाकर ले जाने लगते हैं। रजत भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि किसी की जान पर बनाई थी। खैर, उनके जाने के बाद रजत गांव के एक अन्य व्यक्ति से पूछता है, यह भैरवनाथ कौन है? कोई डॉक्टर है क्या? नाम से तो कोई बाबा लग रहा है। वह मजदूर कहता है, जी साहब, वह बाबा ही है। वह हमारे गांव के रखवाले हैं। हमारे लिए वही डॉक्टर है, वही भगवान है। हमारी सब तरह की बीमारियों के इलाज वही करते हैं। वैसे तो हमें अस्पताल की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या करें, गांव के कुछ लोग पढ़ लिख गए और उन्होंने यहां पर अस्पताल बनाने की अर्जी डाल दी। खैर, जो भी है बन जाएगा, तो भी क्या बुरा है। यह बात सुनकर रजत और मृदुल एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता कि आज के जमाने में भी लोग इतने अंधविश्वास में जी रहे हैं। खैर, वे इस बात को लेकर खुश थे कि चलो, अंधविश्वास को खत्म करने के लिए अब यहां पर अस्पताल तो होगा। रजत और मृदुल को उस गांव में गए हुए 3 दिन ही हुए थे कि एक रात उन्हें अपने कैंप के बाहर अजीब सी खामोशी महसूस हुई। रजत और मृदुल दोनों ही शहर के रहने वाले थे, इसीलिए उन्हें सन्नाटे की आदत नहीं थी। मृदुल तो जैसे तैसे करके उस खामोशी के साथ एडजस्ट कर लेता है और नींद की आगोश में चला जाता है, लेकिन रजत के साथ ऐसा नहीं था। उस रात 1 बज चुका था, लेकिन रजत की आंखों से नींद गायब थी। पता नहीं क्या बेचैनी उसे परेशान कर रही थी कि उसे नींद नहीं आ रही थी। हवा भी बंद थी, इसलिए वह कुछ देर के लिए अपने कैंप से बाहर चला जाता है। वह बिल्डिंग के आसपास ऐसे ही टहल रहा था, तभी उसे दूर कोई आदमी भागता हुआ नजर आता है। इस तरह रात के अंधेरे में किसी को भागता देख रजत का डरना स्वाभाविक था। वह कुछ देर वहीं खड़ा रहता है ताकि देख सके आखिर कौन भाग रहा है और क्या बात है। लेकिन कुछ ही देर में वह भागता हुआ आदमी रजत की नजरों से गायब हो जाता है। रजत उसे इधर उधर ताकता रह जाता है, लेकिन उसे दोबारा कोई दिखाई नहीं देता। रजत सोचता भी है कि जाकर देखें, लेकिन फिर वह पीछे हट जाता है, क्योंकि वह जानता था कि वो एक अनजान जगह पर है। यहाँ इस तरह से इधर टहलना खतरे से खाली नहीं है। आसपास जंगल भी था। वह दोबारा अपने कैंप में चला जाता है। उस रात रजत को उस गांव में रहकर एक अजीब एहसास हुआ था। एक अनकहा, अनसुना डर महसूस हुआ था, जिसे वह किसी को बता नहीं पा रहा था। कुछ दिनों से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, और कहते हैं जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो फिर बादल जरूर बनता है और बरसता भी है। ठीक ऐसा ही कुछ कालीतला में भी हुआ। पिछले दिनों की गर्मी के कारण अगले दिन बारिश भी तेजी के साथ होने लगी, जिसके कारण अस्पताल के बनने का काम लगभग रुक गया। ऐसे में रजत और मृदुल को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे लोग कपड़े से बने एक कैंप में रह रहे थे। ऐसे में गांव वालों ने उन्हें अपने घर में आश्रय दे दिया। मूसलाधार बारिश के कारण रजत और मृदुल बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि आसपास अधिकतर मिट्टी और कीचड़ ही थी। रजत और मृदुल सोम प्रकाश नाम के एक व्यक्ति के घर में रुके हुए थे। वह व्यक्ति अपने घर में अपनी पत्नी आरती के साथ अकेला रहता था। उसकी 2 पुत्री थीं, जिनका विवाह हो चुका था, इसीलिए उन्होंने रजत और मृदुल को अपने घर रख लिया था। बारिश के कारण सोम प्रकाश भी उस दिन अपने काम पर नहीं निकला था, क्योंकि वह भी मजदूरों में से एक मजदूर था। लेकिन शाम को वह कुछ सामान लेने के लिए बाहर गया, तब उसे पता चला गांव का ही एक 14 साल का लड़का पीयूष खेतों से पानी निकालने के लिए गया था और अब तक घर नहीं लौटा है। गांव वाले बेचारे बारिश में उसे ढूंढने के लिए निकले हैं। सोम प्रकाश भी गांव वालों के साथ बारिश में इधर उधर भीगता रहता है, लेकिन अफसोस अंधेरा हो जाता है और पीयूष का कुछ पता नहीं चलता। धीरे धीरे बारिश की रफ्तार भी हल्की हो गई थी,
लेकिन अभी भी बूंदाबांदी हो रही थी। सोम प्रकाश यह बात घर आकर बताता है, जिसे सुनकर रजत और मृदुल को भी बुरा लगता है कि अचानक इस तरह से पीयूष कहाँ गायब हो गया होगा। उस इलाके में कोई बहती नदी भी नहीं थी। कहीं कहीं छोटे छोटे पोखर जरूर थे, लेकिन वो भी इतने गहरे नहीं थे कि पीयूष चलते फिरते उसमें गिर गया हो। फिलहाल लोगों ने वहां भी ढूंढा, पीयूष कहीं नहीं मिला। खाना खाने के बाद सोम प्रकाश एक बार फिर बाहर जाता है, यह जानने के लिए कि पीयूष का कुछ पता चला या नहीं। इस बार रजत और मृदुल भी सोम प्रकाश के साथ बाहर जाते हैं तो पता चलता है कि पीयूष को आखिरी बार बंजारे पड़े खेतों की तरफ देखा गया था। हालांकि उधर जाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन वह उधर क्या करने गया यह भगवान ही जाने। लेकिन गांव वाले फैसला करते हैं कि हम पीयूष को उधर ही ढूंढेंगे। जबकि उस ओर जाने के बाद जंगल शुरू हो जाता है। वहां कुछ जंगली जानवर भी होते हैं। अब पीयूष के घर वालों का हाल तो काफी बुरा था। बारिश को देखते हुए गांव का मुखिया उस ओर जाने के लिए मना करता है, लेकिन गांव वालों से पीयूष के माँ बाप की हालत देखी नहीं जाती और वे लोग फैसला करते हैं कि वे लोग रात को ही उस ओर जाकर देखेंगे। सब लोग इकट्ठा होकर हाथों में लालटेन और टॉर्च लिए उस ओर जाते हैं। वे लोग पीयूष को ढूंढते ढूंढते जंगल की सीमा को पार कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पीयूष का कोई भी सबूत नहीं मिलता। वे लोग 2-2, 3-3 के ग्रुप में इधर उधर फैलकर पीयूष को ढूंढ रहे थे। आधी रात बीत चुकी थी। रजत और मृदुल भी अब वापस लौट जाना चाहते थे और आराम करना चाहते थे कि तभी एक गांव वाला जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके साथियों ने देखा कि वह जमीन पर देखकर चिल्ला रहा है। सभी ने वहां देखा। अन्य लोग भी उस जगह इकट्ठे हो गए। उन्होंने पाया कि वहां पर एक कटा हुआ पैर है। यह पैर किसी और का नहीं बल्कि पीयूष का ही था। पीयूष के पिता ने पीयूष का पैर पहचान लिया। उसके पैर में पड़ी चप्पल पहचान ली। उस कटे हुए पैर को देखकर पीयूष के पिता की वो चीख निकली जो पूरे जंगल में गूंज उठी। गांव वाले भी समझ गए थे कि यह पीयूष है। पीयूष के पिता पीयूष के पैर को अपने सीने पर लगा लेते हैं और जोर से पकड़कर रोने लगते हैं। गांव वालों को खुद समझ नहीं आता कि वह उसे कैसे समझाएं, लेकिन वह इतना समझ चुके थे कि पीयूष अब इस दुनिया में नहीं है। फिलहाल वो पैर देखते ही गांव वालों की खोज और तेज हो जाती है। वहीं दूसरी ओर रजत और मृदुल की आंखों से नींद गायब हो जाती है। उनकी थकान कहीं दूर भाग जाती है। सभी लोग आसपास के इलाके में अच्छी तरह छांटते हैं, लेकिन उन्हें पीयूष का कोई दूसरा निशान नहीं मिलता। काफी देर होने के बाद गांव का एक व्यक्ति कहता है, पता नहीं क्यों मुझे यहां डर लग रहा है। हमें यहां अब नहीं रुकना चाहिए। पीयूष का केवल पैर मिला है। हो सकता है उसे कोई जंगली जानवर खा गया हो। इससे पहले कि हम पर भी कोई हमला करे, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन पीयूष के पिता एक जगह बैठे रो रहे थे। वह अपना सुध बुद्ध खो चुके थे। जैसे तैसे करके गांव वाले उन्हें समझाकर गांव में ले आते हैं। गांव में मातम छा जाता है। वह रात कब गुजर जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। सुबह होते ही गांव के मुखिया कुछ अन्य लोगों को उस जंगल की ओर पीयूष के अन्य शरीर के अंगों को ढूंढने के लिए भेजते हैं। गांव के कुछ लोग इकट्ठा होकर जाते भी हैं, लेकिन बार बार पीयूष के पैर को याद करके उनका दिल दहल जाता था। वे लोग आधे अधूरे जंगल से ही वापस आ जाते हैं और मुखिया से कह देते हैं कि अब पीयूष का कोई दूसरा अंग नहीं मिल रहा। फिलहाल जो कुछ भी बचा कुचा हिस्सा था उसी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। 1-2 दिन में बारिश भी पूरी तरह रुक चुकी थी। अस्पताल का काम भी जारी हो गया था, लेकिन वहां आसपास रहने की जगह नहीं बची थी। इसलिए रजत और मृदुल अभी भी सोम प्रकाश के साथ उनके गांव में ही रह रहे थे। एक शाम रजत और मृदुल अपना काम निपटाकर वापस लौट रहे थे। मजदूर और अन्य लोग पहले ही गांव में आ चुके थे। रजत और मृदुल आपस में कुछ बातें कर रहे थे और अंधेरा हो चुका था। जब वे लोग लौट रहे थे तब अचानक मृदुल को याद आया कि उसने अंदर बने एक कमरे में अपना सामान छोड़ दिया है। वह रजत से कहने लगा, रजत तुम आगे आगे चलो, मैं बस अभी आता हूं। रजत चुपचाप गांव की ओर बढ़ जाता है। अस्पताल गांव से थोड़ा हटकर था। मृदुल भी वापस अस्पताल के अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाता है
उसे एक खिड़की से दूसरी तरफ किसी की परछाई नजर आती है। अस्पताल वैसे भी अधूरा था, इसलिए खिड़की से बाहर आसानी से देखा जा रहा था। न कोई दरवाजा था, न कोई जंगला लगा हुआ था। मृदुल के हाथ में टॉर्च थी। वह अस्पताल के बाहर की तरफ टॉर्च मारता है, तब उसे एक अजीब व्यक्ति दिखाई देता है जिसका शरीर थोड़ा उभरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे जगह जगह से नुचा हुआ और कटा हुआ है, या जैसे उसकी चोट लगी हुई है। उस व्यक्ति को देखकर मृदुल की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति पर टॉर्च की रोशनी पड़ती है, वह तुरंत मृदुल की ओर देखता है, और मृदुल जब उसके चेहरे की तरफ देखता है तो मृदुल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक भयानक चेहरा लिए हुए एकांश था। मृदुल की आंखें एकांश के चेहरे पर ही गड़ जाती हैं। वह अपनी टॉर्च नीचे नहीं कर पाता, लेकिन एकांश अपना चेहरा छुपाने लगता है और वहां से तेजी के साथ भागता है। एकांश को देखकर मृदुल वैसे भी डर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ही क्या देख लिया, लेकिन जब तक उसे यह समझ में आता है कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है और मुझे यहाँ से जाना चाहिए, तब तक उसे अस्पताल में किसी के दाखिल होने का एहसास हो जाता है। मृदुल यह जानता था कि यहाँ से सभी लोग जा चुके हैं, यहाँ पर वह अकेला है। फिर एक पल उसे एहसास होता है कि हो सकता है रजत आया हो, इसलिए वो भी तेजी के साथ अस्पताल से बाहर निकलता है। लेकिन अफसोस, वह अपने सामने एकांश को खड़ा पाता है। इस तरह अचानक एक राक्षस को देखकर मृदुल को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। उसके हाथ से टॉर्च नीचे गिर जाती है और एकांश का भयानक चेहरा और भी भयानक हो जाता है। मृदुल चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। गला जैसे जाम हो गया था, और बस तभी एकांश मृदुल के गले को पकड़ता है और एक ही झटके में तोड़ देता है। इसके बाद एकांश मृदुल को वहां से ले जाता है। वहीं दूसरी ओर रजत सोम प्रकाश के घर पहुंच चुका था। घर में दाखिल होते ही सोम प्रकाश पूछता है, क्या हुआ साहब जी, आपके साथी साहब कहाँ गए? रजत कहता है, वह भी बस आ ही रहा होगा, मैं हाथ मुंह धो लेता हूं। इतना कहकर रजत हाथ मुंह धोने बैठ जाता है। लगभग आधा घंटा बीत जाता है, लेकिन मृदुल वापस नहीं आता। रजत को एकदम चिंता भी सताती है। वह कहता है, अंकल जी, क्या आप मेरे साथ अस्पताल चलेंगे? मृदुल अभी तक आया नहीं। सोम प्रकाश कहता है, हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं अभी यही पूछने वाला था। वहां रात में रुकना सही नहीं है। वैसे वो वहां रुक क्यों गए थे? रजत कहता है, पता नहीं, वहीं चलकर देखते हैं। वे दोनों उसी समय अस्पताल जाते हैं। रजत ने मृदुल को अस्पताल के अंदर जाते हुए देखा था, इसलिए वो भी अस्पताल के अंदर ही जाता है और मृदुल को आवाज लगाता है, लेकिन वहां उसे मृदुल की टॉर्च पड़ी दिखती है। मृदुल का तो कोई अता पता ही नहीं था। यह देखकर रजत घबरा जाता है। सोम प्रकाश भी चिंतित हो जाता है कि मृदुल साहब कहाँ गए। पिछले दिनों पीयूष के गायब होने पर उसकी लाश ही मिली थी, और वो भी आधी अधूरी। ऐसे में अब मृदुल का गायब हो जाना रजत के लिए बहुत बड़ी बात थी। वे लोग बिना देरी किए वापस गांव में आते हैं और मृदुल के बारे में बताते हैं। एक बार फिर गांव वाले मृदुल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि पिछली बार उन्हें पीयूष का शव जंगल से मिला था, इसलिए सभी लोग जंगल की ओर जाते हैं। लेकिन इस बार उन्हें मृदुल का शरीर का कोई अंग नहीं मिलता, बल्कि मृदुल का चश्मा मिल जाता है। रजत उस चश्मे को पहचान लेता है। गांव वाले यही अंदाजा लगाते हैं कि शायद मृदुल भी पीयूष की तरह मर चुका है, लेकिन रजत को यकीन नहीं आता। वह कहता है कि हमें थोड़ा और आगे चलकर देखना चाहिए, लेकिन गांव वाले आगे जाने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि आगे जाकर जंगल घना भी था और आगे जानवरों का खतरा भी था। रजत बार बार जिद कर रहा था और गांव वाले बार बार मना कर रहे थे। तब गुस्से में आकर एक गांव वाला चिल्ला पड़ा, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, रात का समय है, हम ऐसे ही अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। इस तरह से बोलने पर सोम प्रकाश ने कहा, अरे आप लोग कैसी बात कर रहे हो, ये बेचारे तो बाहर से आए हैं, इन्हें तो जंगल के बारे में पता भी नहीं। अगर इनका दोस्त जिंदा हुआ और यहीं कहीं आसपास हुआ तो हम उसे बचा सकते हैं, हमें एक बार अंदर की तरफ जाना चाहिए। तभी एक अन्य व्यक्ति बोला, सोम प्रकाश, वह सब तो ठीक है,
लेकिन हम अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। वैसे भी हमने तो यहाँ इन्हें अस्पताल बनवाने के लिए नहीं बुलाया था। कहाँ गए वो लड़के जो अस्पताल के पीछे थे? उनसे कहो, वही जाएंगे। इतना कहकर गांव के कुछ लोग वहां से वापस आने लगते हैं। जिनके अंदर इंसानियत थी वे लोग वहां रुक जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर सच में जंगल घना होता जा रहा था। सियार के रोने की आवाज आ रही थी जो दिल को दहला रही थी। अब रजत को भी यही लगता है कि शायद मृदुल के साथ कोई घटना हो चुकी है, लेकिन वह अपने दिल को समझाता रहता है कि शायद थोड़ा आगे और जाएगा तो मृदुल मिल ही जाएगा। रजत के साथ चलने वाले बचे कुचे लोग अब आगे नहीं जाना चाहते थे। वह सोम प्रकाश को इशारा करते हैं। सोम प्रकाश भी गांव वालों की ही मानता है। वह रजत को समझाता है कि हमें इस समय वापस चलना चाहिए। अगर कल देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। रजत भी सोम प्रकाश की बात मान लेता है, क्योंकि वह अपने या अपने साथी के चक्कर में गांव वालों की जान मुसीबत में नहीं डाल सकता था। वे लोग वापस आ जाते हैं, लेकिन रजत पूरी रात बेचैन रहता है। उसे नींद भी नहीं आती। इतना ही नहीं, रजत ने सोच लिया था कि अगर कल उसका पार्टनर नहीं मिलता है तो वह बिना देरी के पुलिस के पास जाएगा। दिन निकलते ही पूरे गांव को पता चल जाता है कि शहर से आए इंजीनियर साहब गायब हैं। सभी लोग सोम प्रकाश के घर पहुंच चुके थे। तभी गांव के मुखिया रजत से कहते हैं, देखो, जंगल में जाना तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि वहां जंगली जानवर भी होंगे और नक्सलवादी भी होंगे। गांव वाले जान जोखिम में नहीं डाल सकते। तुम एक काम करो, तुम भैरवनाथ के पास जाओ। अगर तुम्हारा साथी कहीं सही सलामत है तो भैरवनाथ बाबा उसका पता जरूर बता देंगे। वह बहुत बड़े तांत्रिक हैं। यह बात सुनते ही गांव वाले मुखिया का समर्थन करने लगते हैं, लेकिन रजत को यह बात कहीं अटपटी लगती है कि भला एक तांत्रिक कैसे उसके साथी का पता लगा सकता है। रजत सोम प्रकाश से कहता है, आखिर ये भैरवनाथ है कौन, जिसके चलते आपको ना डॉक्टर की जरूरत महसूस होती है ना पुलिस वालों की? सोम प्रकाश रहता है, बेटा, वह इस गांव के महान बुजुर्गों में से एक हैं और बहुत बड़े तांत्रिक भी हैं। गांव वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें लगता है हमें पीयूष के बारे में भी भैरवनाथ से ही पता करना चाहिए कि आखिर पीयूष के साथ क्या हुआ था, और अगर इंजीनियर साहब भी सही सलामत कहीं जिंदा है तो भैरवनाथ उन्हें वापस ला सकते हैं। रजत कुछ सोचता समझता या फिर कुछ कहता उससे पहले ही गांव के कुछ लोग इकट्ठा होकर रजत को भैरवनाथ के पास ले जाने लगते हैं। भैरवनाथ की झोपड़ी गांव के एक कोने में बनी हुई थी। वह उस समय अपने घर के छोटे मोटे काम कर रहा था। एक साथ इतने सारे लोगों को आता देख भैरवनाथ थोड़ा चिंतित हो जाता है। वह तुरंत कहता है, अरे तुम सब लोग, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? सोम प्रकाश कहता है, बाबा, यह रजत साहब हैं, अस्पताल यही बनवा रहे हैं। इनका साथी था मृदुल। वह कल रात से अस्पताल के पास से ही गायब हो गया है। जंगल में हमें उसका चश्मा मिला, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं। अब आप तो जानते ही हैं कि जंगल कितना घना है और अंदर नक्सलवादियों का भी खतरा रहता है। अगर आप अपनी जादुई शक्तियों से यह पता लगा दें कि आखिर इनका साथी कहाँ है तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये बात सुनते ही भैरवनाथ अपनी नजरें चुराने लगता है, लेकिन गांव वालों की भीड़ देखकर वह उन्हें मना भी नहीं कर सकता था। वह गांव वालों से कहता है, ठीक है, तुम लोग आंगन में बैठो। सभी लोग आंगन में रुक जाते हैं और भैरव अपने कमरे में जाता है। वह कुछ सामग्री तैयार करता है और फिर रजत व सोम प्रकाश को बुलाता है। भैरवनाथ कहता है, क्या तुम अपने साथी का कोई सामान दे सकते हो, जैसे उसके कपड़े या कुछ और? रजत कहता है, उसके कपड़े तो सोम प्रकाश जी के घर है, लेकिन हाँ, मेरे पास ये चश्मा है। रजत अपनी जेब से मृदुल का चश्मा निकालकर भैरवनाथ के हाथों में रख देता है। भैरवनाथ के पास मिट्टी की एक खंडिया थी जो अंदर से खाली थी। मिट्टी की हंडिया के चारों ओर एक रस्सी बंधी हुई थी। भैरवनाथ मृदुल के चश्मे को हंडिया के अंदर रखता है और रस्सी से पकड़कर मटके को ऊंचा उठाने लगता है। इसके बाद वह कुछ मंत्र पढ़ता है। धीरे धीरे वह मटका अपने आप तेजी के साथ हवा में हिलने लगता है। फिर अचानक मटके का भार बढ़ने लगता है और भैरवनाथ उस मटके को उठाने में असमर्थ रहता है।
मटके का भार इतना बढ़ गया था कि वह अपने आप ही जमीन पर टिक जाता है। भैरवनाथ भी शांति के साथ अपने वजन को मटके के वजन के बराबर करके रोक देता है। इसके बाद वह अपने दोनों हाथ मटके के अंदर डालता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर उसके सामने जो दृश्य आता है वह उसे देखकर घबरा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था कि भैरवनाथ उस दृश्य से नावाकिफ हो। जब गांव वाले रजत के साथी के बारे में पूछने आए थे, भैरवनाथ को तभी शक हो गया था कि आखिर मृदुल कहाँ गया, लेकिन फिर भी वह किसी को सच तो नहीं बता सकता था। भैरवनाथ ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि उसके बेटे एकांश ने ही मृदुल का वध कर दिया है, उसे नोच नोच कर खा लिया है। लेकिन अब वह ये बात गांव वालों को कैसे बताता? उसने अपने हाथ बाहर निकाले और कहा, बेटा, मृदुल को तो भेड़िया घसीट कर ले गए हैं, और वो भी 8 से 10 भेड़िए। मृदुल का कोई नाम निशान बाकी नहीं है। यह सुनते ही रजत चौंक जाता है और हैरानी से कहता है, क्या बाबा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मृदुल को ऐसे कैसे भेड़िया ले जा सकते हैं? और वैसे भी मृदुल उस जंगल में क्या करने गया होगा? वह अपना सामान लेने अस्पताल में गया था। रही बात भेड़िए की, तो हम शुरू के दिनों में अस्पताल के पास ही रुके थे। हमें तो वहां कोई भेड़िया नजर नहीं आया। और वह पीयूष को क्या हुआ था? उसे किसने गायब किया था? उसका तो पैर भी मिला था। भैरवनाथ ने कहा, उसका शिकार भी भेड़िए ने ही किया था। सोमनाथ कहता है, रजत, भैरवनाथ बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यह काम किसी जंगली जानवर का ही हो सकता है। रजत गुस्से में खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि ऐसे कैसे संभव है। वह मन ही मन सोचता है कि पीयूष को अगर भेड़िए ने खाया है तो एक बार उसकी बात सच मानी जा सकती है, क्योंकि पीयूष जंगल के किनारे की तरफ ही काम कर रहा था। उसके खेत उधर की तरफ ही थे। लेकिन मृदुल तो एक सुरक्षित एरिया में था। सरकारी अस्पताल बनाने वाली जगह भी सरकार ने ही हमें मुहैया कराई थी। सरकार इस बात से वाकिफ थी कि कालीतला के आसपास का इलाका नक्सलवादी और जंगली इलाके से भरा पड़ा है, इसीलिए सरकार ने हमें सुरक्षित जगह दी थी। ऐसे में सरकारी अस्पताल के पास भला कोई भेड़िया या नक्सलवादी कैसे आ सकता है? और मृदुल इतना बेवकूफ तो नहीं होगा कि वह अंधेरे में जंगल की तरफ जाएगा। फिर अस्पताल से जंगल की दूरी काफी थी। रजत के दिमाग में ये सारे सवाल उठ रहे थे। वह गुस्से में खड़ा होता है और कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसके पीछे नक्सलवादियों का हाथ भी है तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर रजत वहां से भाग जाता है और सोम प्रकाश के घर आ जाता है। दोपहर का समय हो चुका था। रजत गांव के एक व्यक्ति से शहर जाने की बस के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि शहर जाने की बस सुबह से दोपहर तक केवल 3 ही चलती हैं। अब तो कल ही बस मिलेगी। रजत को अब और भी ज्यादा गुस्सा आता है कि आज का दिन बेकार में ही निकल गया। लेकिन रजत ने फैसला कर लिया था कि वह यहां पुलिस को जरूर लेकर आएगा। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और रात हो जाती है। गांव से 2 व्यक्तियों के गायब होने की खबर सभी को पता थी, इसीलिए सभी लोग अपने अपने घरों में छिपे बैठे थे। सभी ने अंधेरा होने से पहले अपने सारे काम निपटा दिए थे, लेकिन रजत, उसे चैन नहीं पड़ रहा था। आखिर पड़ता भी कैसे? मृदुल उसका पार्टनर जो था। सभी लोग खाना खाकर लेट चुके थे। रजत को घुटन महसूस हो रही थी। क्योंकि लाइट नहीं थी, इसलिए वह आंगन में जाकर लेट गया। लगभग 10 बजे का समय रहा होगा। उसे घर के बाहर किसी के चहलकदमी की आवाज आई। रजत ने मन ही मन सोचा, कुछ देर पहले तक तो गांव वाले ये कह रहे थे कि रात के समय कोई बाहर नहीं निकलेगा, अब बाहर कौन टहल रहा है? रजत यह देखने के लिए बाहर गया कि आखिर बाहर कौन है, तो उसे बस्ती की तरफ ही जाते हुए एक व्यक्ति दिखाई दिया। वैसे तो चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन चांद की रोशनी से काफी कुछ दिखाई भी दे रहा था। रजत उस व्यक्ति का पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वह गांव के दूसरी ओर पहुंच जाता है और अचानक ही वह व्यक्ति रजत की नजरों से ओझल हो जाता है। रजत एकदम बेचैन हो जाता है, लेकिन उसे यह पता चल चुका था कि वह व्यक्ति एक संदिग्ध व्यक्ति है और रजत को उसका पीछा करना चाहिए। रजत इधर उधर देखता है और आसपास की गलियों में उस व्यक्ति को ढूंढने लगता है। वह गांव के कुछ घर पार करता है
कि तभी उसे वो व्यक्ति दोबारा नजर आता है, लेकिन इस बार वह व्यक्ति अकेला नहीं था, बल्कि उसके हाथ में किसी जानवर की पूंछ थी और वह व्यक्ति पूंछ के सहारे उस जानवर को घसीटता हुआ जा रहा था। रजत यह देखकर घबरा जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए वह उस व्यक्ति का पीछा करता है। रजत कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वह उस संदिग्ध व्यक्ति से अच्छी खासी दूरी बनाकर चल रहा था। रजत उस व्यक्ति का पीछा करते करते कब उस जंगल में पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता, लेकिन जैसे ही वह खुद को जंगल में पाता है उसे मृदुल की याद आती है। रजत समझ जाता है कि हो ना हो, मृदुल के गायब होने के पीछे जरूर इस व्यक्ति का ही हाथ होगा, इसलिए अब वह फैसला करता है कि वो इस व्यक्ति को जरूर पकड़ेगा, लेकिन वह उस व्यक्ति के असली ठिकाने का भी पता लगाना चाहता था ताकि सभी को रंगे हाथ पकड़ सके। दूर से वह एक साधारण व्यक्ति ही लग रहा था, इसलिए रजत के मन में यह शक पैदा हुआ कि हो सकता है यह कोई नक्सलवादी हो। रजत उस व्यक्ति का पीछा करते करते जंगल के और भी अंदर चला जाता है। घने अंधेरे में जाने के बाद उसे दूर से लालटेन की रोशनी नजर आती है। रजत का शक यकीन में बदलने लगता है। वह समझ जाता है कि इस गिरोह में और भी कई लोग शामिल हैं, लेकिन वह देखना चाहता था कि आखिर वे लोग कौन हैं। इधर से रजत भी बढ़ रहा था, उधर से लालटेन की रोशनी भी आ रही थी, और जैसे ही रजत उस लालटेन पकड़ने वाले व्यक्ति को देखता है, हैरान रह जाता है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि भैरवनाथ था। भैरवनाथ को देखकर रजत को अचंभा होता है कि वह भला यहाँ क्या कर रहा है, और फिर अगले ही पल जैसे ही वो रोशनी एकांश के शरीर पर पड़ती है, रजत की आंखें और भी चौड़ी हो जाती है। रजत एकदम अवाक रह जाता है। कुछ देर तक उसे कुछ भी समझ नहीं आता। एकांश के शरीर का पिछला हिस्सा काफी भयानक लग रहा था। उसके शरीर पर कपड़े का कोई नामो निशान नहीं था। शरीर पूरी तरह से नुचा हुआ था, जगह जगह खून जम चुका था। रजत देखता है कि भैरवनाथ एकांश से कुछ बात कर रहा है, और भैरवनाथ गुस्से में है, जैसे कि एकांश को डांट रहा हो। फिर एकांश एक नजर पीछे पलटकर देखता है तो उसका चेहरा देखकर रजत के सिट्टी मिट्टी गुम हो जाती है। उसकी आंखें खड़ी रह जाती हैं, लेकिन वह अपने आप को एक पेड़ के पीछे छुपा लेता है। अब रजत को यह समझ आ जाता है कि वह मामले को जितना सीधा समझ रहा था उतना सीधा है नहीं, ये कुछ और ही मामला है। रजत इतना ज्यादा डर चुका था कि वह दोबारा एकांश और भैरव की तरफ देखता ही नहीं है। कुछ देर तक वह अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। जब उसे लगता है कि स्थिति सही है, तब वह पेड़ से झांक कर देखता है। उसे एकांश या भैरवनाथ कोई भी दिखाई नहीं देता। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। रजत अपने दिल पर हाथ रखकर थोड़ी देर अपना सीना मसलता है और फिर फैसला करता है कि वह वापस गांव में जाएगा। डरते डरते लड़खड़ाते कदमों के साथ वह वापस सोम प्रकाश के घर आ जाता है। जहां अब तक उसे घुटन महसूस हो रही थी, वहीं अब उसे घुटन के साथ डर भी लग रहा था। वह चुपचाप कमरे में जाकर लेट जाता है और उसे पूरी रात नींद नहीं आती। उसे समझ नहीं आता कि वह यह बात किसको और किस तरह से बताएं। वह पूरी रात यही सोचता रहता है कि गांव वाले तो भैरवनाथ के गुणगान करते हैं, आखिर वह कैसे भैरव के बारे में बताएं कि उसके पास एक अजीबोगरीब व्यक्ति है जो देखने में किसी राक्षस के जैसा लग रहा है। सूरज निकल जाता है, मुर्गा भी बांग देने लगता है और उसी के साथ गांव वाले भी उठ जाते हैं। सोम प्रकाश के उठते ही रजत सोम प्रकाश के पास जाता है। वह भैरव के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह शुरुआत करे। लेकिन तभी गांव में रोने पीटने की आवाज आती है और पता चलता है कि गांव से कुछ जानवर गायब हो गए हैं। सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उन्हें गांव की गलियों में खून के घसीटने के निशान नजर आते हैं, जिससे यह पता चल रहा था कि गांव के जानवरों को घरों से लेकर जाया गया है। अधिकतर गांवों में जानवर रखने की जगह घर से थोड़ा अलग होती थी या बाहर की तरफ ही होती थी। ऐसे में जानवर चोरी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अव्वल तो कोई व्यक्ति जानवर चुराता नहीं था। ऐसे में अगर भेड़िया आकर जानवर चुराने की सोचे तो वह गौशाला या पशु घर का दरवाजा नहीं खोल सकता था। इसलिए सबको हैरानी हो रही थी कि उनके जानवर कहाँ गए। उस दिन गांव से लगभग 3 जानवर गायब थे
और एक जानवर को तो खुद रजत ने ही देखा था। बस इसी बात का फायदा उठाकर रजत गांव वालों के सामने अपनी बात रखता है। वह कहता है, मैंने देखा कि तुम्हारे जानवर कहाँ गए। यह सुनते ही सभी लोग हैरानी से रजत को देखने लगे। रजत ने आगे कहा, मैं यह तो नहीं जानता कि वह आदमी कौन था, लेकिन वह जो कोई भी था भैरवनाथ का साथी था। वह कोई राक्षस था जो तुम्हारे जानवर लेकर गया। मैंने कल उसे किसी जानवर जैसे कोई बकरी या फिर भेड़ हो उसकी पूंछ पकड़कर घसीटते हुए देखा था। यहां तक कि मैंने उसका पीछा भी किया और जंगल तक गया। वहां मैंने उस आदमी को भैरवनाथ से मिलते हुए देखा। मैंने देखा कि वे दोनों जंगल की ओर अंदर की तरफ चले गए हैं। मैं डर गया था, इसीलिए मैं वापस आ गया। देखो गांव वालों, मैं अभी भी कह रहा हूं, यह भैरवनाथ सही आदमी नहीं है। लोगों के गायब होने के पीछे भैरवनाथ का ही हाथ है। गांव वाले तो भैरवनाथ का नाम सुनकर ही अचंभित हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि भैरवनाथ का इन सब से क्या ताल्लुक। गांव का ही एक व्यक्ति कहता है, तुम यह कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हो। भैरवनाथ भला ऐसा क्यों करेगा? वह तो हमारे इस गांव का रक्षक है। रजत कहता है, यही तो तुम्हारी गलतफहमी है। वह रक्षक नहीं है, वह भक्षक है। मैं अभी भी कहता हूं, उससे सख्ती से पूछताछ करो, वह सच जरूर बोलेगा। लेकिन गांव वाले भैरवनाथ के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। रजत गुस्से में कहता है, अरे मेरे कहने पर एक बार उसके घर चलकर उससे पूछो तो। तब गांव वालों को भैरवनाथ के घर जाना पड़ता है। सुबह का ही समय था, लेकिन जैसे ही गांव के कुछ लोग भैरवनाथ के घर पहुंचते हैं तो भैरवनाथ घर पर नहीं मिलता। रजत तुरंत कहता है, देखो वह अपने घर पर नहीं है, इस समय वह कहाँ गया होगा? तभी एक व्यक्ति कहता है, अरे सुबह के बहुत से काम होते हैं, शौच वगैरह जाना होता है, हो सकता है भैरवनाथ भी वहां गया हो, इसमें क्या अचंभित बात है? रजत कहता है, तुम लोगों को मैं कैसे समझाऊं? देखो अभी दिन निकल चुका है। मेरे ख्याल से हमें उस जंगल में जाना चाहिए। उस जंगल में कहीं ना कहीं तो भैरवनाथ और राक्षस का ठिकाना है। अगर तुम लोग नहीं चल सकते तो मत जाओ, मैं अकेले ही वहां जाऊंगा। इतना कहकर रजत वापस सोम प्रकाश के घर आ जाता है। गांव वाले भी तरह तरह की बातें करने लगते हैं। वे लोग रजत को ज्यादा ही पढ़ा लिखा कहने लगते हैं। ज्यादा पढ़ा लिखा इस तरह से कहते हैं जैसे गाली हो। वे लोग अपने जानवरों को लेकर परेशान तो थे ही और अब भैरवनाथ के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन भैरवनाथ काफी देर तक आया ही नहीं। इसलिए गांव वाले अपने काम में लग गए। उधर रजत सोम प्रकाश से कुछ हथियार जैसी चीज मांगता है, जिसमें वह एक डंडा और एक पैनी दराती ले लेता है। वह निडरता के साथ जंगल में जाने का फैसला करता है। सोम प्रकाश रजत को वहां जाने के लिए मना करता है, लेकिन रजत सोम प्रकाश को समझाता है कि वह गलत नहीं है, उसकी बात में पूरी तरह से सच्चाई है। सोम प्रकाश इस तरह से एक परदेसी को अकेले नहीं जाने दे सकता था। उसमें इंसानियत बाकी थी, इसलिए वह रजत से कहता है, ठीक है, जब तुमने वहां जाने का फैसला कर लिया है तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। अब सोम प्रकाश और रजत जंगल की ओर चल देते हैं। चलते चलते उन्हें लगभग शाम का समय हो गया था। अंधेरा होने में अभी थोड़ा समय और भी बाकी था। वे लोग पूरी तैयारी के साथ जंगल में गए थे। धीरे धीरे जैसे ही अंधेरा होने लगा, उन्होंने अपनी लालटेन जला ली। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। यह वही खंडहर था जिसमें भैरवनाथ अपने बेटे के साथ रहता था। वहीं दूसरी ओर भैरवनाथ अपने घर पहुंच चुका था। जैसे ही गांव वालों को यह पता चला कि भैरवनाथ घर आया है, उन्होंने रजत की बात भैरवनाथ को बताई, जिसे सुनकर भैरवनाथ घबरा गया और साथ ही उसे गुस्सा भी आया कि रजत को उसकी सच्चाई के बारे में कैसे पता चला। लेकिन उसने गांव वालों को अपनी बातों से समझा लिया। भैरवनाथ समझ चुका था कि अब उसका खेल अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता। वह कैसे भी करके एकांश को बचाना चाहता था, इसलिए उसने बिना देरी किए वापस जंगल में जाने का फैसला किया। उधर रजत और सोम प्रकाश उस खंडहर में प्रवेश कर चुके थे। वहां उन्हें किसी व्यक्ति के रहने के साक्ष्य मिल चुके थे, क्योंकि वहां एक चूल्हा बना हुआ था। खंडहर के बाहर कुछ पानी के पीपे रखे थे।
वे लोग जैसे ही उस खंडहर में जाते हैं उन्हें तेज दुर्गंध आती है, जैसे कोई मांस सड़ रहा हो। वह दुर्गंध असहनीय थी, इसलिए दोनों अपने मुंह पर कपड़ा बांध लेते हैं। सोम प्रकाश और रजत एक कमरे में जाते हैं। वहां पर उन्हें कुछ तंत्र मंत्र की सामग्री के सामान मिलते हैं और वहां एक थैला भी था जिस पर हनुमान जी का चित्र बना हुआ था। यह थैला भैरवनाथ का ही था। सोम प्रकाश को उस थैले की अच्छे से पहचान थी। अब उसे यकीन हो जाता है कि हो ना हो रजत की बात में सच्चाई तो है। फिर जैसे ही वे उस कमरे में जाते हैं जहां पर एकांश को बांध कर रखा गया था तो उनका दिल दहल जाता है। एकांश, जो कि बेखबर सो रहा था, उसके आसपास हड्डियों का अंबार रखा हुआ था। वह दृश्य देखकर तो सोम प्रकाश और रजत दोनों का ही दिल दहल उठता है। सोम प्रकाश और रजत के कदमों की आवाज से एकांश की आंख भी खुल जाती है और वह उन दोनों को देखकर घबरा जाता है। एकांश देखता है कि सोम प्रकाश और रजत आसपास पड़ी हड्डियों को देख रहे हैं। एकांश समझ जाता है कि वे दोनों उसकी सच्चाई के बारे में जान चुके हैं, इसलिए वह एकदम उन दोनों पर हमला करता है। वे दोनों भी एकांश से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एकांश न केवल खाने वाला राक्षस था बल्कि शारीरिक तौर पर भी एक राक्षस ही बन चुका था। उसके अंदर रजत और सोम प्रकाश से कहीं अधिक ताकत थी। वह अकेला ही उन दोनों से लड़ रहा था, लेकिन रजत और सोम प्रकाश हिम्मत करके एकांश को काफी चोट पहुंचाते हैं और जल्दी से उस जगह से भागते हैं, क्योंकि वे जान चुके थे कि वो दोनों अब अकेले एकांश का वध नहीं कर सकते। फिलहाल वे दोनों गिरते पड़ते एकांश को अधमरा करके वहां से भाग जाते हैं। सोम प्रकाश जंगल से शॉर्टकट लेता है और एक छोटी सी नहर के किनारे होता हुआ गांव के रास्ते पहुंच जाता है। दोनों की हालत काफी खराब हो चुकी थी। वे दोनों जाकर गांव में हल्ला मचा देते हैं। सोम प्रकाश और रजत को घायल देख गांव वाले भी घबरा जाते हैं। फिर सोम प्रकाश वहां की सारी सच्चाई बताता है। वह बताता है कि हाँ, रजत की बात बिल्कुल सच है। गायब हो रहे लोग और जानवर कोई राक्षस ही गायब कर रहा है। वह बहुत ही भयानक है और हो ना हो इसमें भैरवनाथ भी शामिल है। लोग रजत की बात को तो झुठला सकते थे, लेकिन सोम प्रकाश की बात को नहीं झुठला पाए। हालांकि उनके मन में भैरवनाथ के लिए कोई शक पैदा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी सोम प्रकाश झूठ तो नहीं बोल सकता था। वहीं दूसरी ओर भैरवनाथ अपने ठिकाने पर जाता है और एकांश को घायल पाता है, लेकिन धीरे धीरे वह देखता है कि एकांश के घाव ठीक हो रहे हैं। क्योंकि वह एक राक्षस था, इसीलिए उस पर साधारण तरीके से दिए हुए वारों का कोई असर नहीं होता, बल्कि वह बिल्कुल सामान्य अपने रूप में आ जाता है, जैसे अब तक वह एक राक्षस के रूप में था। यह देखकर भैरवनाथ को थोड़ी तसल्ली होती है, लेकिन अगले ही पल उसे यह डर पैदा हो जाता है कि रजत और सोम प्रकाश यहाँ से वापस जा चुके हैं और अब तक उन्होंने बाप बेटों की सच्चाई गांव वालों को बता दी होगी। भैरवनाथ को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करें। उसके पास केवल एक ही रास्ता था कि वह किसी भी तरह अपने बेटे को यहाँ से लेकर भाग जाए, लेकिन उसके बेटे की जो हालत थी, ऐसे में उसके बेटे को लेकर कहीं जाना इतना आसान नहीं था। वह अपने बेटे के शरीर को कहां तक छुपाता? सिर छुपाता तो पैर दिखते। गर्मी का मौसम था, ऐसे में उसे ढककर इधर उधर चलाना भी सही नहीं था, लोगों को अलग ही शक हो जाता। लेकिन भैरव उस खंडहर से अपने बेटे को निकालकर जंगल में ही कहीं ले जाने लगता है। उधर रजत और सोम प्रकाश की बात सुनकर गांव के सभी लोग हाथ में लाठी डंडा लिए जंगल की ओर जाते हैं। जंगल अच्छा खासा दूर था, इसलिए जाते जाते रात हो चुकी थी। वे लोग जैसे ही उस खंडहर में पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। सोम प्रकाश कहता है, लगता है भैरवनाथ और राक्षस यहां से जा चुका है, हमें भैरवनाथ को ढूंढना चाहिए। गांव का एक व्यक्ति कहता है, लेकिन हम भैरवनाथ को कहां ढूंढे? वह तो काफी देर से गांव से ही गायब है। तभी रजत कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भैरवनाथ को हमारे बारे में पता चल गया हो और वह राक्षस को ले गया हो? तभी गांव का एक अन्य व्यक्ति है कहता है, ऐसा हो सकता है क्योंकि गांव के लोगों ने तुम्हारे यहां आने के बारे में भैरवनाथ को बता दिया था। रजत कहता है, हाँ, तो इसका मतलब भैरवनाथ उस राक्षस को ले गया है। हमें भैरवनाथ को ढूंढना होगा, वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा, उसे आसपास ही ढूंढो।
धीरे धीरे रात गहराने लगी थी, लेकिन गांव के लोग छोटे छोटे समूह में इधर उधर भैरवनाथ को ढूंढ रहे थे। भैरवनाथ छोटी सी गुफा में छिपा बैठा था। वह अपने बेटे को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित था। कुछ देर बीत जाने के बाद एकांश को भूख लगने लगती है और वह अपने पिताजी से खाना मांगने लगता है। लेकिन भैरवनाथ ऐसे समय में खाना कहाँ से लाता? ना तो वह शिकार कर सकता था और ना ही गांव से कोई जानवर लाकर दे सकता था। भैरवनाथ गुस्से में भी था, क्योंकि उसके बेटे ने एक रात पहले बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वह अपने बेटे पर चिल्लाता है, तुम्हें गांव में जाने की क्या जरूरत थी? और मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें किसने देखा तो नहीं, तुमने मना किया। मैं तो तुम्हारे लिए रोज खाना ला ही रहा था। एकांश कहता है, मैं क्या करता, मुझे बहुत भूख लग रही थी। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, मेरी भूख भी बढ़ती जा रही है। एक या दो जानवर से मेरा भला नहीं हो सकता। मेरी भूख नहीं मिटती, और वैसे भी मुझे इंसानी मांस अच्छा लगता है। आप इंसान का मांस क्यों नहीं लाते? भैरवनाथ कहता है, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं किसी इंसान का मांस लाकर नहीं दे सकता। इंसान का मांस लाने के लिए उसे मारना जरूरी है, और यहाँ आसपास कोई कब्रिस्तान नहीं है कि कब्र से कोई लाश चुराकर तुम्हें दे दूं। मैं तो खुद यहाँ से कहीं दूर जाने की सोच रहा हूं। समझ नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हें कैसे लेकर जाऊं? तुम्हारा यह भयानक चेहरा तुम्हारे लिए अभिशाप बन चुका है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें जिंदा कर दिया। अगर मुझे पता होता कि तुम इस तरह से राक्षस बन जाओगे तो मैं तुम्हें कभी जिंदा ना करता। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी भी खतरे में आ चुकी है। अच्छा होता कि तुम मर ही जाते। भैरवनाथ सच में अपने बेटे को लेकर परेशान हो गया था। उसे अपनी गलती का एहसास तो था, लेकिन वह क्या करता? अब वह अपने बेटे को छोड़ भी तो नहीं सकता था, क्योंकि भैरवनाथ के लिए इंसानी मांस लाना बहुत बड़ी समस्या थी। और आखिर वह कब तक इंसानी मांस खिलाता? जानवर के मांस से उसका पेट ही नहीं भर रहा था। भैरवनाथ ने अपने बेटे को जो भी अपशब्द कहे थे, वो एकांश के दिल की गहराइयों में जा लगे। उसे अपने पिताजी की बातों का बहुत बुरा लगा। वह अपने पिताजी की बात बर्दाश्त नहीं कर पाया। वैसे भी अब वह एक राक्षस बन चुका था। उसकी प्रकृति राक्षस जैसी ही हो गई थी। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अपने पिताजी पर ही हमला कर दिया। एकांश अपने पिताजी के कंधे को काटने लगा और लगभग काट ही लिया था। वह अपने पिताजी को नोच रहा था और खाने की कोशिश कर रहा था। भैरवनाथ यह देखकर घबरा गया। भैरवनाथ ने अपने बेटे से बचने के लिए अपने बेटे को मारना शुरू किया। उसने एकांश को कई जख्म दिए, लेकिन एकांश के जख्म कुछ ही देर में पहले के जैसे हो जाते थे। भैरव समझ चुका था कि उसके बेटे को समाप्त करना अब आसान नहीं है। वह शायद उसे दोबारा मार ही नहीं सकता। भैरवनाथ की जान पर बनाई थी। भैरवनाथ कोई बहुत बुरा व्यक्ति तो नहीं था कि वह लोगों का बुरा चाहता। उसने हमेशा लोगों का भला ही किया। ऐसे में अब उसके मन में एक डर पनप चुका था कि अगर उसे कुछ हो गया तो फिर गांव वालों का क्या होगा, क्योंकि एकांश दिन ब दिन एक शक्तिशाली राक्षस बनता जा रहा था। भैरवनाथ जैसे तैसे करके एकांश से खुद को छुड़ाता है और गुफा के बाहर भागने लगता है। गुफा का मुंह ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए वह कुछ पत्थरों से उस गुफा के मुंह को ढक देता है। गुफा को ढकने के लिए भैरवनाथ भारी पत्थरों का इस्तेमाल करता है। हालांकि उसके लिए अपने हाथों से पत्थरों को हटाना काफी मुश्किल था, इसलिए वह अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके बड़े बड़े पत्थरों को गुफा के मुंह पर लगा देता है। लेकिन भैरवनाथ यह जानता था कि एकांश अधिक देर तक गुफा के अंदर नहीं रह सकता। वह जल्द ही इन पत्थरों के बाहर आ जाएगा और तबाही मचा देगा। भैरवनाथ अपने बेटे को समाप्त करने के लिए सोचने लगता है। तभी उसे याद आता है कि जिस किताब में उसने अपने बेटे को जागृत करने की साधना देखी थी, उसी किताब में शायद उसे समाप्त करने का हल भी लिखा होगा। इसलिए वह वापस अपने खंडहर की तरफ दौड़ता है, लेकिन रास्ते में उसे गांव वाले मिल जाते हैं। जैसे ही गांव वाले भैरवनाथ को देखते हैं, उसे घेर लेते हैं। भैरवनाथ गांव वालों को देखकर घबरा चुका था। उसे डर था कि गांव वाले उसके साथ मारपीट करेंगे, लेकिन गांव वाले भैरवनाथ के साथ मारपीट तो नहीं करते,
क्योंकि उसने हमेशा गांव वाले का भला किया था। हाँ, गांव वाले उसे घेर कर उससे सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। तब भैरवनाथ हाथ जोड़े खड़ा हो जाता है और कहता है, गांव वालों, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम सबको परेशानी हुई, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूं। मुझे एक मौका दे दो। मैंने अपने बेटे को जिंदा करके जो गलतियां की है, मैं उसे सुधारना चाहता हूं। मैं उसे खत्म करना चाहता हूं ताकि समाज का कल्याण हो सके। यह सुनने के बाद सभी लोग हक्के बक्के होकर भैरवनाथ को देखने लगते हैं। सोम प्रकाश कहता है, भैरवनाथ, ये तुम क्या कह रहे हो? अपने बेटे को जिंदा? लेकिन तुम्हारा बेटा तो शहर गया था ना, वह कब मरा? भैरवनाथ नजरें नीचे करते हुए कहता है, हाँ, वह शहर से वापस आ चुका था। एक दिन मैं और मेरा बेटा एक साधना कर रहे थे और तब 2 प्रेतों ने मेरे बेटे को मार दिया था। मैं अपनी बेटे की जुदाई सह नहीं सका, इसलिए मैंने काली शक्तियों का आवाहन करके उसे दोबारा जागृत किया। लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि मैं अपना बेटा नहीं, एक राक्षस जगा रहा हूं। मेरा बेटा जिंदा तो हो गया, लेकिन वह एक इंसान नहीं रह पाया। वह राक्षस बन गया और अब वो मांस खाता है। पहले तो उसकी भूख किसी भी मांस से मिट जाती थी, लेकिन अब उसे लोगों का ही मांस चाहिए। मैं आपसे माफी चाहता हूं। पीयूष और मृदुल की मौत का जिम्मेदार मेरा बेटा एकांश ही है। यह सुनने के बाद गांव वाले हैरान रह जाते हैं। वे लोग भैरवनाथ की तरफ गुस्से से बढ़ते हैं, लेकिन तभी रजत सबको रोकता है और कहता है, रुको, यह समय भैरवनाथ को मारने पीटने का नहीं है। भैरवनाथ अपनी गलती सुधारना चाहता है। क्या तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? वह अपने बेटे को खत्म करना चाहता है। भैरवनाथ कहता है, क्योंकि उसे खत्म करना इतना आसान नहीं है। जब उस पर कोई वार कर रहा है तो उस पर जो भी जख्म हो रहे हैं वह दोबारा खत्म भी हो रहे हैं। इसीलिए मैं वापस खंडहर तक जा रहा हूं। जहां पर मैं अपनी गुप्त साधनाएं करता था, वहां एक किताब रखी है। उस किताब में देखकर मैं एकांश को समाप्त करूंगा। गांव वाले भैरवनाथ को एक मौका देते हैं और उसके साथ खंडहर में जाते हैं। भैरवनाथ अपनी किताब निकालता है और उसमें राक्षस की समाप्ति का अंत देखता है। जब वह अंत के बारे में पढ़ता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसमें लिखा था कि जिस व्यक्ति ने मृत जीव को जागृत किया है, उसी व्यक्ति के द्वारा ही वो जीव दोबारा मर सकता है। यानी कि भैरवनाथ ही अपने बेटे को मार सकता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। इसकी अगली प्रक्रिया यह थी कि भैरवनाथ को अपनी बलि देनी थी, क्योंकि उसने अपने बेटे को जिंदा करने के लिए अपने खून को अपने बेटे के मुंह में डाला था। इस तरह से भैरवनाथ की आत्मा का अंश उसके बेटे में गया था। वह क्रिया पढ़कर भैरवनाथ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रजत पूछता है, क्या हुआ बाबा, आप शांत क्यों हैं? क्या इसमें एकांश के अंत के बारे में नहीं लिखा? भैरवनाथ नम आंखों से कहता है, हाँ, लिखा है और मैं उसका अंत जरूर करूंगा। इसके लिए मुझे अपनी बलि देनी होगी। यह सुनते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सोम प्रकाश कहता है, भैरवनाथ, तुम यह क्या कह रहे हो? तुम अपनी बलि? भैरवनाथ कहता है, क्योंकि मैंने ही उसे जीवित किया था और मेरे मरने पर ही उसका अंत भी होगा। मैं आप सबसे माफी चाहता हूं कि मेरी वजह से इस गांव में 2 लोगों की जान गई। मैं अपने बेटे के मोह में अंधा हो गया था। हालांकि मुझ जैसे साधु को तो हर चीज का मोह त्याग देना चाहिए, और शायद इस मोह की सजा आज मुझे मिल रही है। मैं इसी का हकदार हूं। इतना कहते कहते भैरवनाथ रो पड़ता है। गांव वालों को समझ नहीं आता कि वह भैरवनाथ से क्या कहे। भैरवनाथ कहता है, मैंने अपने बेटे को आगे एक गुफा में बंद कर दिया है। शायद उसने अब तक गुफा का दरवाजा खोल लिया होगा। वह शायद इसी तरफ बढ़ रहा होगा। मुझे अब और देर नहीं करनी चाहिए। भैरवनाथ बस इतना ही कहता है और पास में रखें एक बड़े से गंडासे को उठाकर तुरंत अपने गले पर चला देता है। वह यह सब इतनी जल्दी करता है कि गांव वालों को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिलता। कुछ सेकंड्स के अंदर ही भैरवनाथ तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता है। गांव वाले उसे देखते ही रह जाते हैं। जैसे ही भैरवनाथ की सांसें पूरी तरह रुक जाती है, वैसे ही सभी लोगों को बाहर की तरफ से एक शोर सुनाई देने लगता है, जैसे कोई बहुत बुरी तरह चिल्ला रहा हो।
गांव वाले तुरंत बाहर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि उनके सामने एकांश खड़ा है। उसका भयानक रूप देखकर गांव वाले धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं, जबकि एकांश अपनी ही जगह पर खड़ा बुरी तरह से इस तरह तड़प रहा था जैसे आग में झुलस रहा हो, और सच में वह एक अदृश्य आग में झुलस रहा था। एकांश बुरी तरह तड़प रहा था और फिर तड़पते तड़पते वह जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर गिरते ही उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगता है और मिट्टी में मिल जाता है। यह देखकर सभी लोगों को अपनी आंखों से हैरानी होती है। वे लोग एक नजर भैरवनाथ को देखने जाते हैं तो पाते हैं कि अब वह भी मर चुका है। सब कुछ समाप्त और शांत हो जाता है। गांव वाले गांव में वापस आ जाते हैं। वो सरकारी अस्पताल वहीं रुक जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद रजत वहां बिल्कुल भी नहीं रुकता, लेकिन जाते जाते वह गांव वालों को एक बात कह जाता है कि भैरव भले ही एक अच्छा इंसान था, लेकिन वह था तो एक इंसान ही। वह आपकी कितनी ही मदद कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी एक लालच था, और उस लालच के चलते आपको नुकसान उठाना पड़ा। वह तो भगवान की मेहरबानी थी कि सही समय पर हमें भैरवनाथ के बारे में पता चल गया, वरना ना जाने इस गांव से और कितनी लाशें उठती। रजत कहता है, मैं ये नहीं कहता कि आप अच्छे लोगों में विश्वास मत करो, लेकिन अच्छे लोगों का हमेशा अंधा विश्वास मत करो। शायद भैरवनाथ आप लोगों के लिए किसी भगवान के समान था, लेकिन भगवान की अपनी जगह है, तांत्रिकों की अपनी जगह और पढ़े लिखी लोगों की अपनी जगह। आपने भी मेरी तरह पढ़ाई लिखाई की होती तो शायद आपको भी तथ्य समझ में आते, वरना आप तो भैरवनाथ के कहने पर भेड़िए पर ही यकीन करते और अपने गांव के लोगों को गायब होता देखते रहते। गांव वालों को रजत की बात दिल पर जा लगती है और उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि हाँ, उन्हें विश्वास तो करना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। रजत तो वहां से चला जाता है और वह अस्पताल भी जैसे का तैसा ही अधूरा रह जाता है। कुछ समय बाद किसी एक अन्य तांत्रिक ने उस गांव में अपनी साख बनाने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और जिन लड़कों ने पहले गांव में अस्पताल बनाने की मांग रखी थी, उन्होंने दोबारा सरकार से अर्जी लगाई और फिर धीरे धीरे वह अस्पताल बनकर खड़ा हो गया। अब उस गांव के लोग पढ़ लिख रहे हैं और अच्छी सोच की तरफ बढ़ रहे हैं। तो साथियों, यही तो इस काली दुनिया का असली सच है। यहाँ पर जो हमें नजर आता है, एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। जिस दुनिया को आप एकदम आसान सी दिखने वाली मानते हैं, जिस तंत्र मंत्र की दुनिया से हम सभी प्रभावित होते हैं और यह लगता है कि हम इससे जो चाहे वह पा सकते हैं, एक्चुअल में इनका अच्छा यूज भी होता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इसकी नेगेटिव साइड है। अगर एक बार कोई इंसान इनके चक्कर में पड़ जाता है तो उसका बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है, और फिर उस इंसान के अंदर लालच भी बढ़ता ही जाता है। और इस तांत्रिकों की दुनिया का हाल तो बहुत ही बुरा है, और उम्मीद करता हूं आप इस स्टोरी से काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे। और साथियों, आपको बता दूं कि जो भैरवी साधना की स्टोरी है वह भी एक इसी प्रकार की है, जिसमें तंत्र मंत्र के असली सच को आपके सामने रखा गया है। इसकी साधना, इसकी तपस्या और अंत में उसका जो परिणाम होता है वह कैसा निकलता है, इन सभी के बारे में उस भैरवी साधना में आपको जानने को मिलेगा। लेकिन वह स्टोरी आप केवल मेंबरशिप में ज्वाइन करने के बाद सुन सकते हैं, क्योंकि इतनी भयानक स्टोरी हम आपको खुले में नहीं सुना सकते। तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर ऐसी और भी कई स्टोरी में आपके लिए लाता रहता हूं, और बहुत ही जल्द वहां पर एक और नई स्टोरी आने वाली है। तो जल्दी ज्वाइन कीजिए। और चलिए अब अपने कुछ साथियों को धन्यवाद करते हैं। सोनिया राज, जफर खान, रघु दीवाल हरियाणा, प्रीति शुक्ला प्रयागराज, राकेश पंडित मुंबई, अमन प्रियमितांश दिल्ली, लक्ष्मी यादव खरवार, सुनीता सूरत, अरुण माथुर। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।